मैं दिव्य देवकी आप सबकी दोस्त सुनाने जा रही हूँ पल्लवी की कहानी। पल्लवी गहनों से लदी भारी साड़ी सिर पर पल्लू किए एक कमरे में बैठी है। कुछ औरतें और बच्चे उसे घेरे हुए हैं। उसके सामने खाने की थाली रखी है। भला ऐसे कोई कैसे खाना खा सकता है? तभी रेखा अंदर आई। उसने सभी को बाहर जाने को कहा और पल्लवी के गले में बाहें डालकर बोली, भाभी जल्दी से खाना खा लो वरना शाम तक भूखी बैठी रहोगी। यहाँ तो इसी तरह मेहमानों का तांता लगा रहेगा तुम्हारे मुंह दिखाई करने के लिए। रेखा धीरज की छोटी बहन है। उसकी शादी को भी कुछ ही महीने हुए हैं। पल्लवी और धीरज की अरेंज मैरिज है। इतने गहने, भारी साड़ी, इन सब में वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने रेखा से पूछा, क्या मैं ये सब चेंज कर लूँ? रेखा ने हंसते हुए कहा, भाभी ये आपकी दिल्ली नहीं है, बरेली है, बरेली। नाम भी मत लेना चेंज करने का। जब तक आप यहाँ हो रोज ऐसे ही आपको सच संवर कर बैठना होगा। पता नहीं कब कौन मुंह दिखाई करने आ जाए। और वो हंसते हुए बाहर चली गई। 3 दिन तक पल्लवी को रोज ऐसे ही सजा संवार कर बिठाया जाता। सारा दिन कोई ना कोई आता ही रहता। वैसे घर में भी मेहमानों की कोई कमी नहीं थी। धीरज भी मेहमानों और दोस्तों के साथ बिजी रहता। बस रात को खाने पर ही पल्लवी के साथ बैठता। शुक्र है आज ये दोनों पूना जा रहे हैं। धीरज वहाँ कॉलेज में प्रोफेसर है। धीरज की माँ चाहती थी बहू खूब सज संवर कर गहने वहने पहन कर जाए, पर रेखा ने माँ को समझाया, माँ एयरपोर्ट पर भाभी साड़ी गहनों से लद कर जाएंगी, ये क्या अच्छा लगेगा? ये सुनकर पल्लवी ने राहत की सांस ली और रेखा को थैंक्स कहा। रास्ते भर वो पता ही नहीं क्या क्या सपने संजोए जा रही थी। जब वहां पहुंची उसने देखा छोटा सा एक बहुत सुंदर बंगला था। ये धीरज को कॉलेज की तरफ से मिला हुआ था। घर की एक चाबी बाई के पास रहती थी। उसी ने पल्लवी का स्वागत किया। जाते जाते उसने पल्लवी को कहा, भाभी खाना बनाकर रख दिया है और दूध भी उबाल दिया है, रात को पी लेना। और वो हंसते हुए बाहर चली गई। पल्लवी सुबह सोकर उठी तो उसने देखा धीरज कमरे में नहीं है। घड़ी में 9 बज रहे थे। वो जल्दी से दूसरे कमरे में गई। उसने देखा धीरज तैयार हो रहे हैं। उसने पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे फ़ोन कर कर बता देना। पल्लवी ने कहा, कल ही तो हम लोग यहाँ आए हैं और आप आज ही कॉलेज जा रहे हैं। धीरज ने कहा, मैंने आज तक इतनी छुट्टी कभी नहीं ली जितनी शादी में ली है, बस अब और नहीं। पल्लवी ने कहा, नाश्ता तो करके जाओ। तभी बाई किचन में से आई और बोली, भैया तो कर चुके, आपके लिए भी चाय तैयार है। और उसने चाय टेबल पर रख दी। धीरज जल्दी जल्दी चलता हुआ बाहर निकल गया। पल्लवी हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। बाई शायद उसकी मनोस्थिति को भांप गई थी। उसने हंसते हुए कहा, भाभी हैरान मत हो, भैया बहुत कम बोलते हैं, बस जितना पूछो उतना ही जवाब मिलेगा, अपने से कुछ नहीं बोलेंगे। पल्लवी चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। असल में वो पेपर नहीं पढ़ रही थी, सिर्फ पन्ने उलट पुलट रही थी। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा था बरेली में काफ़ी मेहमान थे, शायद इसीलिए धीरज उससे बात कम कर रहे थे और कुछ कतरा भी रहे थे। रास्ते भर भी बस वही बोलती रही। शाम के 5 बजे हैं। धीरज रोज इसी वक्त घर आते हैं। डोरबेल बजते ही पल्लवी ने झट से दरवाज़ा खोला। धीरज ने पूछा, कहीं जा रही हो? पल्लवी ने कहा, नहीं तो। उसने फिर पूछा, तो कहीं से आई हो? पल्लवी ने फिर ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो। क्यों, क्या बात है? धीरज ने कहा, तुम्हें इस तरह तैयार हुआ देखकर पूछ लिया। खैर छोड़ो, मैं चेंज कर कर आता हूँ। पल्लवी ने सोचा था धीरज आते ही कहेंगे, चलो कहीं घूमने चलते हैं, रात का खाना भी बाहर ही खा कर आएंगे। उसने ये सब सोचते सोचते कब टेबल पर चाय कटलेट लगा दिए उसे पता भी नहीं चला। धीरज ने टेबल पर चाय लगी देखकर कहा, तुमने क्यों तकलीफ की, मैं खुद ही बना लेता। पल्लवी ने प्यार भरे लहजे में कहा, अब से रोज मैं ही आपके लिए चाय बनाऊंगी। अच्छा, ये कटलेट खाकर बताओ कैसे बने हैं, खास आपके लिए बनाए हैं। धीरज ने कहा, तुमने बेकार इतना सब किया, तुम खाओ, मैं तो सिर्फ चाय पीता हूँ शाम को।
वैसे भी मैं तला हुआ कम खाता हूँ, बस 2 बिस्किट दे दो प्लीज़। और वो अपनी चाय लेकर बरामदे में बैठ गया और कुछ पढ़ने लगा। वो सोचने लगी, ये कुछ अजीब हैं। हमारे यहाँ तो मम्मी पापा के आने से पहले शाम की चाय के लिए ज़रूर कुछ बनाती थी। अगर कटलेट बने हों तो बस पापा, मैं और बनी टूट पड़ते थे उन पर। अब उसका भी मन नहीं था खाने का, बस चाय पी ली। इतने में काम वाली बाई आ गई। पल्लवी ने उसे चाय और कटलेट खाने को दिए। उसने खाते खाते कहा, भाभी, आज तक ऐसा बढ़िया नाश्ता मैंने कभी नहीं किया। बहुत स्वाद हैं। कटलेट का तो कोई जवाब ही नहीं। चाय भी बहुत लाजवाब है। ये सब तारीफ वो धीरज के मुंह से सुनना चाहती थी, पर सब बेकार। इतने में धीरज ने अंदर आते हुए बाई को कहा, देखो पिंकी, मेरे लिए तो वही सूप और खिचड़ी बनेगी, पर पल्लवी के लिए कुछ अच्छा बनाना। भाई ये दिल्ली वाले हैं, इनका खाने का स्टैंडर्ड ज़रा हम यूपी वालों से अलग होता है। पिंकी ने कहा, भैया आप फिक्र ना करें, मैं भाभी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगले दिन शाम को पल्लवी ने ना तो बाल बनाए ना साड़ी बदली। धीरज ने भी इस तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया। बस कुछ किताबें लाया था, वही पल्लवी को देते हुए कहा, तुमने बताया था तुम्हें अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने का शौक है। मैं लाइब्रेरी से कुछ उपन्यास लाया हूँ, देखो शायद तुम्हें पसंद आए। फिर हाथ मुंह धोए और अपनी चाय उठाई और बालकनी में जाते हुए पल्लवी को कहा, तुम भी आ जाओ अपनी चाय लेकर, यहीं बहुत अच्छी हवा चल रही है। पल्लवी उन किताबों को देखने लगी और वहीं बैठकर चाय पी। पल्लवी ने लिटरेचर में एमए किया है, चाहती तो कहीं अच्छी जॉब कर सकती थी, पर धीरज को ये पसंद नहीं था। इसी तरह 2 महीने बीत गए। इस दौरान वो मुश्किल से 2-3 बार ही मॉल से सामान लेने गई थी। छुट्टी वाले दिन धीरज घर में ही आराम करना पसंद करते। पल्लवी को अब अपने घर की याद आने लगी थी। वो कैसे छुट्टी वाले दिन मस्ती करते थे, कभी मूवी देखने जाते थे, कभी बाहर खाना खाने। उसके पापा चाहते थे छुट्टी वाले दिन वो अपने बच्चों व पत्नी के साथ सारा टाइम स्पेंड करें, और यहाँ धीरज छुट्टी वाले दिन खूब सोना पसंद करते। कहने का मतलब ये है, पल्लवी का जीवन बिल्कुल उलट पुलट हो गया था। अब वो उदास रहने लगी थी। कभी कभी उसका दिल करता धीरज से खूब लड़े और कहे, ऐसे ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की। अब पल्लवी भी रात को खिचड़ी और सूप ही लेती। उसने बाई को कह दिया, जैसे पहले खाना बनता था वैसे ही बनाया करो। दोपहर में ही पिंकी जिद करके कुछ अच्छा बनाती और पल्लवी को खिलाती। वो भी समझ चुकी थी भाभी और भैया की नेचर बिल्कुल अलग है। वो पल्लवी का दर्द महसूस करने लगी थी। जिस दिन धीरज उसे देखने दिल्ली आए तो उसे धीरज का कम बोलना, सादा खाना खाना खूब पसंद आया था। वो आजकल के लड़कों की तरह किसी भी तरह का शो ऑफ नहीं कर रहा था, पर अब धीरज की ज़रूरत से ज़्यादा सादगी उसे खल रही थी। उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर जो सपने देखे थे वो सब टूट चुके थे। इस बोरियत को दूर करने के लिए वो जॉब कर सकती थी, पर धीरज ने शादी से पहले ही कह दिया था कि वो जॉब नहीं करवाएगा। अब वो समझ चुकी थी किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। अगले दिन वो धीरज के कॉलेज जाने के बाद बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला। उसके सामने माथे पर बड़ी सी बिंदी, मांग में खूब सारा सिंदूर, हाथ में लाल सफ़ेद कड़े, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए एक महिला खड़ी थी। उससे समझते देर नहीं लगी ये बंगाल से हैं। उस महिला ने पल्लवी के हाथ में एक बॉल थमाते हुए कहा, दीदी ये संदेश आपके लिए। मैं दुर्बा आपके सामने वाले बंगले में रहती हूँ। पल्लवी ने उसे अंदर आने को कहा। उसकी गोद में एक 2-2.5 साल का बच्चा भी था। उसके साथ पल्लवी के 2 घंटे कैसे बीत गए उसे पता भी नहीं चला। अब पल्लवी और दुर्बा अच्छी दोस्त बन गई थी। पल्लवी भी कभी कभी दुर्बा के घर चली जाती। आज उसने खीर बनाई और दुर्बा के घर देने गई। दुर्बा ने देखते ही कहा, क्या दीदी आप इतनी सिंपल क्यों रहती हैं? आज मैं आपके बाल बनाऊंगी, कितने सुंदर बाल हैं आपके। फिर उसने पल्लवी के बालों का सुंदर सा जूड़ा बनाया और बगीचे से तोड़कर उसमें फूल लगाए। माथे पर बिंदी लगाई, मांग में सिंदूर लगाया,
फिर पल्लवी को कहा, दीदी अब देखो आईने में। सच में उसे यकीन ही नहीं हुआ कितना अंतर आ गया था पहले और अब में। इतने में डोरबेल बजी। दुर्बा के पति आए हैं। नाम है प्रशांत। एक एमएनसी में ऊंचे पद पर हैं। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक है इनका ऑफिस टाइम। ऑफिस पास में ही है, इसीलिए 3:30 बजे तक घर आ जाते हैं। दुर्बा ने परिचय करवाया। ये है मेरी दीदी पल्लवी और ये है मेरे पति प्रशांत। प्रशांत ने बेटे को गोद में लेते हुए कहा, मिसिज रस्तोगी, आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। पल्लवी ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? प्रशांत ने कहा, दुर्बा ने ही सब बताया। भाई ये तो आपकी बहुत बड़ी फैन है। पल्लवी ने शर्माते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, दुर्बा खुद बहुत अच्छी है। पल्लवी जाने लगी तो प्रशांत ने कहा, अरे बैठिए, चाय पीकर जाना। चाय पीते हुए प्रशांत ने प्रोफेसर साहब यानी धीरज के बारे में सब कुछ पूछा, कहाँ पढ़ाते हैं, कैसे हैं, वगैरह वगैरह। घर आकर पल्लवी देर तक इन्हीं ख्यालों में खोई रही कि प्रशांत और दुर्बा कितने खुश हैं, खूब हंसते बोलते हैं। वो खुद आज कई दिनों बाद हंसी थी। अब वो प्रशांत के आने से पहले दुर्बा के यहाँ पहुँच जाती। फिर तीनों खूब बातें करते, चाय पीते। अब पल्लवी अक्सर कुछ ना कुछ बनाकर ले जाती, जिसको खाकर प्रशांत खूब तारीफ करता, कहता, मिसेज रस्तोगी, आपके हाथ के खाने का जवाब नहीं। कभी कभी वो उसकी साड़ी के रंग की भी तारीफ करता, कभी उसकी हंसी की। पल्लवी को ये सब बहुत अच्छा लगता। उसका मन करता काश धीरज भी उससे ऐसी ही बातें करता। आज बातों बातों में उससे पता ही नहीं चला कब 5 बज गए। धीरज शाम को 5 बजे घर आते हैं। उसने देखा धीरज आ चुके हैं और चाय पी रहे हैं। पल्लवी ने अंदर आते ही कहा, सॉरी, वो दुर्बा की बातों में पता ही नहीं चला। धीरज ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा ही है, तुम्हें एक दोस्त तो मिली। और वो अपनी किताब पढ़ने लगा। तभी पिंकी ने किचन से बाहर आते हुए कहा, भाभी आपके लिए चाय बनाऊं? पल्लवी ने कहा, नहीं, मैं दुर्बा के यहाँ से पी कर आई हूँ। वो धीरज के पास बैठते हुए बोली, मैं दुर्बा और प्रशांत को खाने पर बुलाना चाहती हूँ। धीरज ने कहा, ज़रूर, कब बुलाना है? पल्लवी ने कहा, परसों ठीक रहेगा, संडे है, आप भी घर होंगे। धीरज ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो भी सामान चाहिए मुझे लिखकर दे देना। संडे का दिन है, सभी बैठे खाना खा रहे हैं। आज सारा खाना पल्लवी ने खुद बनाया है। प्रशांत ने कोफ्ते खाते हुए कहा, ऐसे स्वाद कोफ्ते मैंने आज तक नहीं खाए। धीरज ने कहा, वाकई बहुत बढ़िया है। पल्लवी धीरज का शिष्टाचार और व्यवहार देखकर हैरान थी। वो कैसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। इतना ही नहीं, दुर्बा के बच्चे से खेल भी रहा था। धीरज ही उनके बच्चे के लिए एक गिफ्ट पैक बनवा लाए थे। कॉलेज में भी सब धीरज को बहुत पसंद करते हैं। जब कोई पल्लवी के सामने धीरज के स्वभाव की बड़ाई करता तो वो अंदर ही अंदर सोचती, जो व्यक्ति अपनी पत्नी की भावनाओं को ना समझता हो और ना ही अपनी कोई बात पत्नी के हिसाब से बदली हो, वो इंसान तारीफ के काबिल हो ही नहीं सकता। खैर, अब वो खुश थी। उसे दुर्बा और प्रशांत का साथ खूब भाता। कभी कभी वो उन दोनों के साथ शॉपिंग पर भी जाती। पल्लवी को लगने लगा वो धीरे धीरे प्रशांत की तरफ आकर्षित होने लगी है। फिर उसने सोचा, इसमें गलत क्या है, उसे भी खुश होने का अधिकार है। पल्लवी की शादी को 3 साल हो गए हैं। इस दौरान उसने 2-3 फिल्में ही थिएटर में देखी हैं, वो भी दुर्बा और प्रशांत के साथ। धीरज का व्यवहार अब भी पहले जैसा ही है। आज फिर पल्लवी के दिल में एक उम्मीद जगी है। वो बड़ी उत्सुकता और खुशी से टेबल पर अपना और धीरज का नाश्ता लगा रही है। वैसे वो रोज धीरज के कॉलेज जाने के बाद ही नाश्ता करती है। आज नाश्ता उसने खुद बनाया है। पिंकी ने हंसकर पूछा, भाभी क्या आज आपकी शादी की सालगिरह है या जन्मदिन? ऐसा कुछ नहीं है, तू अपना काम कर। ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक सी दौड़ गई। पिंकी ने कहा, भाभी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो हंसने लगी। तभी धीरज आ गए। उसने चाय का कप उठाते हुए कहा, आज तुम भी जल्दी नाश्ता कर रही हो?
पल्लवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, और आपको एक खुशखबरी भी सुनानी है। धीरज ने कहा, जरा जल्दी सुनाओ, आज वैसे भी थोड़ी देर हो गई है। मैं माँ बनने वाली हूँ। पल्लवी ने सिर नीचे किए ही कहा। धीरज ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा। मैं आज ही एक अच्छी लेडी डॉक्टर पूछकर बताता हूँ। और हाँ, माँ को भी फ़ोन कर देना। ये कहते हुए धीरज बाहर चले गए। पल्लवी के हाथ से टोस्ट प्लेट में गिर गया और वो फटी आंखों से धीरज को जाते हुए देखती रही। तभी पिंकी किचन से बाहर आई। उसके हाथ में कुछ है। वो पल्लवी की नज़र उतारती रही और साथ साथ बोलती भी रही, देवा रे देवा, भाभी इतनी बड़ी खुशखबरी मेरे से पहले क्यों नहीं बताई? मैं कुछ मीठा बनाती। पर कोई बात नहीं, ये गुड़ से मुंह मीठा करो। उसने पल्लवी को गुड़ खिलाया और बोली, भाभी आपको जो भी खाने का मन करे, मीठा, खट्टा, तीखा, मुझे बताना, मैं बना के खिलाएगी। और हाँ, अगर लड़का हुआ तो मैं सोने का गहना लेगी। ये कहते हुए वो किचन में चली गई। पल्लवी कान से पिंकी की बातें सुन रही थी, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो उठी। उसने पिंकी को कहा, तुम काम करके चली जाना, मैं दुर्बा के यहाँ जा रही हूँ। दुर्बा कपड़े सूटकेस में रख रही थी। उसने पल्लवी को देखते ही सूटकेस बंद कर दिया। कहीं जा रहे हो तुम लोग? दुर्बा को ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। उसने कहा, नहीं दीदी, आप बैठें। पल्लवी ने कहा, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। वाह दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई। पहले मैं आपका मुंह मीठा कराती हूँ। दुर्बा फ्रिज से मिठाई निकाल कर लाई और पल्लवी को खिलाई। तभी प्रशांत भी बाहर से आ गए। दुर्बा ने कहा, लो मुंह मीठा करो, दीदी माँ बनने वाली हैं। प्रशांत ने पल्लवी को कहा, बहुत बहुत बधाई आपको। और वो अपना लैपटॉप लेकर दूसरे रूम में चला गया। उसे प्रशांत का व्यवहार कुछ अजीब लगा। उसने दुर्बा से पूछा, क्या बात है, आज प्रशांत ऑफिस नहीं गए? तुम भी कुछ परेशान हो? दुर्बा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, इन्हें कुछ पेपर वर्क करना है, इसीलिए नहीं गए। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। पल्लवी ने कहा, सच सच बताओ, जरूर कुछ बात है। दुर्बा पल्लवी की गोद में सिर रखकर रोने लगी। उसका रोना सुनकर प्रशांत भी वहीं आ गया। दुर्बा ने कहा, इस समय मुझे आपके साथ रहना चाहिए था, पर क्या करूं, प्रशांत का ट्रांसफ़र हो गया है कलकत्ता। पल्लवी को लगा यहाँ आकर उसे कुछ चैन मिलेगा, पर यहाँ तो जैसे उस पर पहाड़ टूट पड़ा। उसके दिलो दिमाग में चल रहा था, अब वो कैसे रहेगी इन लोगों के बिना। तभी वो खड़ी हुई और पूछा, कब जा रहे हो तुम लोग? प्रशांत ने नीचे सिर किए हुए ही कहा, 15 दिन बाद। ये सुनते ही वो तेजी से बाहर निकल गई। घर पहुंची तो पिंकी ने पूछा, अरे आप तो बड़ी जल्दी आ गई। ये कहते हुए उसने अपने फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया। काम करते हुए वो फ़ोन पर गाने सुनती रहती है। पल्लवी का रोना आखिर फूट ही पड़ा। वो तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। पिंकी के फ़ोन पर गाना बज रहा था, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। ये 15 दिन काफ़ी जल्दी बीत गए। आज वो लोग जा रहे हैं। दुर्बा बार बार पल्लवी को गले लगा रही है, साथ साथ समझा भी रही है, दीदी अपना ख्याल रखना। और वो कार में बैठ गई। तब प्रशांत पल्लवी के पास आया। उसकी भी आंखों में आंसू थे। उसने पल्लवी के हाथ में एक पेपर रखते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। और वो कार में बैठ गया।
पल्लवी कार को जाते हुए देखती रही। उससे लगा अब कोई नहीं है उसका यहाँ। तभी उसकी निगाह अपने हाथ में रखे पत्र पर गई और वो तेजी से घर की तरफ भागी। घर पर कोई नहीं था, फिर भी उसने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया, इस डर से कहीं कोई उसे प्रशांत का दिया हुआ पत्र पढ़ते हुए देख ना ले। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। उसने पत्र पढ़ना शुरू किया और वो धम से बेड पर बैठ गई। पत्र में लिखा था, दीदी प्रणाम। मेरी भी एक बड़ी बहन थी, वो भी उस समस्या से जूझ रही थी जिससे आप जूझ रही हैं। मेरी बहन की शादी एक धनी संपन्न परिवार में हुई थी। मेरे जीजा जी में कोई ऐब नहीं था, बहुत मेहनती इंसान थे। मेरी बहन एक चीज़ मांगती तो 4 मिलती, बस एक ही अवगुण था उनमें। अब उसे अवगुण कहें या आदत, वो कभी मेरी बहन के बनाव श्रृंगार की तारीफ नहीं करते। उसने खाना खाया या नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। मेरी बहन बहुत भावुक थी, इसे उसने उनकी आदत ना समझ उनकी रुखाई समझी और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। मैं कुछ दिन में ही समझ गया था आप भी उसी परेशानी से घिरी हुई हैं जिससे मेरी दीदी घिरी हुई थी। आप ज़्यादा पढ़ी लिखी और व्यवहारिक हैं। मेरा विश्वास है आप जल्द ही इस समस्या से बाहर निकल आएंगी। मैं और दुर्बा हमेशा आपके साथ हैं। आपका छोटा भाई प्रशांत। इस बात को आज 10 साल हो गए हैं। अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब प्रशांत और दुर्बा का फ़ोन ना आया हो। सुबह के 8 बजे हैं। पल्लवी अपने बेटे सारांश को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। सारांश पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पर उसकी रुचि स्पोर्ट्स में ज़्यादा है। वो बड़े होकर सचिन की तरह क्रिकेटर बनना चाहता है। धीरज भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने नाश्ते की टेबल पर एक फॉर्म रखते हुए कहा, पल्लवी इस पर अपने साइन कर देना और सारांश की पासपोर्ट साइज की 8 फोटो भी बनवा लाना। पल्लवी ने फ़ोन को उलटते पुलटते हुए कहा, ये सब क्या है? धीरज ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं कसौली के एक बड़े स्कूल में सारांश का एडमिशन करवा रहा हूँ। धीरज शुरू से ही अपने बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता था और वो कॉलेज चला गया। आज पूरा दिन पल्लवी परेशान रही, रात को सो भी नहीं पाई। शादी से अब तक वो हर काम धीरज की मर्जी और पसंद से करती आई थी, पर बस अब और नहीं। उसने फैसला किया वो अपने बेटे पर किसी दूसरे की पसंद नहीं चलने देगी। उसका बेटा अपनी पसंद से जो करना चाहेगा वही करेगा और वो उसका साथ देगी। सुबह धीरज ने कहा, वो फॉर्म और फोटो दे दो प्लीज़। पल्लवी ने फॉर्म फाड़ते हुए कहा, सारांश कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहकर पढ़ेगा। उसकी रुचि स्पोर्ट्स में है और वो क्रिकेटर बनना चाहता है और मैं उसके साथ हूँ। धीरज पल्लवी को हैरानी भरी निगाहों से देखता रहा, क्योंकि आज पहली बार सुनाया था पल्लवी ने अपना फैसला।